अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन पूछना है स्टोरी से रिलेटेड तो आप सभी मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। लिंक डिस्क्रिप्शन में है और कमेंट बॉक्स में पिन भी है, वह से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब। टारगेट 100 लाइक फॉर नेक्स्ट एपिसोड। स्टोरी अपलोडेड बाय आजम खान 81। आरुष की रिपोर्ट्स। संध्या काल के समय शहर। गुड इवनिंग टू ऑल। संध्या काल के समय शहर। गुलाब बढ़ता दिल गुलाब हैप्पी स्माइलिंग फेस रीडिंग गुलाब बढ़ता दिल गुलाब। अमायरा बेहद हैरान थी। उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था यह आदमी बोल क्या रहा है। उसे उम्मीद ही नहीं थी कि वह ऐसा कुछ बोल भी सकता है। उसे अपने कानों पर उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। जो कुछ भी उसने सुना उस पर वो हकलाते हुए बोली अंडस्को क्या राजकुमार मैं आपके पैरों को छूऊं? आप ऐसा चाहते हैं? फिर मन में क्यों छूऊं मैं तुम्हारे पैरों को? मैं नहीं छूना चाहती तुम्हारे पैरों को, बल्कि मैं तो तुमसे दूर रहना चाहती हूँ, बेहद दूर। और तो और मेरे मेडिकल सिस्टम ने भी तुम्हारे पैर को चेकअप करने का ऑर्डर नहीं दिया है, तो मैं क्यों करूं ऐसा? लेकिन उसकी इतनी मजाल कहा जो वह मुंह पर बोल सके ऐसा। अमायरा अभी अपनी सोच में ही पड़ी थी कि तभी आरुष ने उससे कहा अंडस्को हाँ तुम्हें छूना पड़ेगा मेरे पैरों को, क्योंकि मैं ऐसा चाहता हूँ। और वैसे भी इसके बाद तुम्हें किसी दूसरे मर्द को छूने की जरूरत नहीं है, फिर चाहे वजह कोई भी हो, समझे तुम? अमायरा का तो दिमाग वैसे भी ठिकाने पे नहीं था। ऊपर से अपनी सोच में होने के कारण उसने ध्यान से सुना भी नहीं कि आरुष ने क्या कहा। इसलिए अमायरा ने बस अपना सिर हिलाया और बोली अंडस्को हाँ ठीक है, आप जैसा चाहते हैं मैं वैसे ही करूंगी। अमायरा की बातों को सुनकर आरुष ने अपना सिर हिलाया, कहा अंडस्को ठीक है, तो फिर ऐसे वहां क्यों खड़ी हो? ऐसे यहाँ आओ मेरे पास और चेकअप करो मेरे पैरों का। इतनी देर से ऐसे ही खड़ी हो तुम? आरुष की बात सुनते ही अमायरा हड़बड़ा सी गई और बोली अंडस्को हाँ हाँ मैं चेकअप कर रही हूँ। कहते हुए वह उसके पैरों के पास जल्दी से बैठ गई। और जैसे ही उसने आरुष के पैरों को कुछ छुआ तब तक वो खुद को शांत करने में कामयाब रही। अब अमायरा काफी प्रोफेशनल बिहेव कर रही थी। उसका चेहरा इमोशनलेस हो गया और उसकी हरकतें काफी नेचुरल लग रही थी, जैसे उसके और आरुष के अलावा इस दुनिया में कोई हो ही ना। हमारा बेहद गंभीर और आकर्षक लग रही थी इस वक्त, जिससे आरुष की कोमल आंखें अनायास ही उसके चेहरे पर जाकर ठहर गई और वह एकटक उसे देखे जा रहा था। अमायरा का चेहरा आरुष को बेहद सुंदर लग रहा था। उसके चेहरे को निहारना उसे काफी अच्छा लग रहा था। वो एकमात्र ऐसी लड़की थी जिसने उससे लड़ने की हिम्मत की थी और उसे डरकर भी नहीं डरती थी। जब अमायरा उसके पास थी तो आरुष को उससे नफरत बिल्कुल भी नहीं हो रही थी। ये सब सोचते हुए आरुष ने अचानक से अपनी आंखें बंद कर ली, ताकि वह अपने मन में चल रही कॉम्प्लेक्स और अनडिफाइंड फीलिंग्स को अमायरा से छुपा सके। फिर वो गहरी सांस लेने लगा और खुद से ही कहा अंडस्को तू ही क्या सोच रहा है? इस लड़की से नफरत करता है ना तू? तो फिर ऐसे कैसे सोच सकता है तू इसके बारे में? वैसे तो मेडिकल सिस्टम ने अमायरा को ऑर्डर नहीं दिया था और उसका ट्रीटमेंट करने के लिए, लेकिन फिर भी उसने सीरियसली उसके पैर की जांच करना शुरू कर दिया और अपने मेडिकल सिस्टम को भी एक्टिवेट कर दिया ताकि वह अच्छे से डायग्नोसिस कर सके और उसके पैरों का। मेडिकल सिस्टम ने उसे ऑर्डर भले न दिया हो, पर उसे पेशेंट मिलने के बाद वो अमायरा का पूरा साथ दे रही थी। अमायरा मेडिकल सिस्टम का यूज अभी भी वैसे ही कर सकती थी जैसे उसके ऑर्डर देने पर करती थी। अभी चीजों का अच्छे से एनालिसिस करने के बाद मेडिकल सिस्टम ने आरुष की फुल रिपोर्ट शो कर दी अमायरा को, जिसमें बताया गया था कि आरुष के पैरों में जहर है। उसकी बोन्स और मसल्स गंभीर रूप से डैमेज हो गई थी, साथ ही ब्लड वेसल्स भी ब्लॉक हो चुकी थी, जिससे ये साफ साफ कह सकते थे कि इसके पैर पूरी तरह से बेकार हो चुके हैं। और वो जिंदा है ये भी किसी मिरेकल से कम नहीं है, उसके पैर न के कारण, क्योंकि उसके पैरों की जो हालत थी उसके पैर काटने के बाद ही वो जिंदा रह सकता था। पर ये तो इसके बाद मेडिकल सिस्टम ने उसका कंप्लीट ट्रीटमेंट और डाइट भी बताया। जैसे कि आरुष के पैरों में जहर था तो मेडिकल सिस्टम ने उसके बॉडी में एंटीडोट इंजेक्ट करने को कहा, ताकि इस जहर को धीरे धीरे खत्म किया जा सके। ये तब तक करना था जब तक सभी इंजर्ड बोन्स रिपेयर ना हो जाए और ब्लड वेसल्स ठीक से काम ना करने लगे। इस ट्रीटमेंट के आरुष को रिहैबिलिटेशन की जरूरत पड़ती। आरुष को एक नॉर्मल इंसान की तरह चलने के लिए एंटिसिपेटेड रिहैबिलिटेशन ट्रीटमेंट लेना ही पड़ता, जिसमें कम से कम 2 साल या उससे भी ज्यादा का वक्त लग सकता था। और रिहैबिलिटेशन में भाग लेने के लिए भी उसे अपने बॉडी की ट्रीटमेंट प्रोसेस और गंभीरता की डिग्री पर निर्भर करता है। अगर साफ शब्दों में कहें तो आरुष के पैर ठीक तो हो सकते थे, मगर एक लंबे ट्रीटमेंट के बाद इसके अलावा कोई और चोट हुई तो सजेस्ट किया गया रिहैबिलिटेशन में बदलाव करना पड़ सकता था। सारी रिपोर्ट्स को देखने के बाद मायरा ने एक लंबी सांस ली और मन ही मन बोली अंडस्को उसे नॉर्मल हो कहा जाएगा। आखिर हम डॉक्टर्स कोई भगवान नहीं, हम लोगों को ठीक होने में मदद कर सकते हैं, पर ठीक तो नहीं ना। जरूरी नहीं कि हम डॉक्टर हैं तो सभी को ठीक कर दे। इसी तरह पति देव के साथ भी है। इनकी जान बचाने के लिए डॉक्टर ने इनके पैरों को कटने की सलाह दी थी, मगर ये जल्लाद जिस तरह का है ये अपने पैर कटवाने की बजाय मरना पसंद करता।
और इसमें किया भी, मगर इसकी अच्छी किस्मत की ये बच गया। मेडिकल सिस्टम का डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट व्यवस्था बहुत ही डिटेल थी, लेकिन अमायरा जानती थी कि उसके गाइडेंस के बिना अगर वो खुद से कुछ भी करती तो रिजल्ट बिल्कुल अलग होते। इसलिए उसने पूरी ईमानदारी से और सीरियस एक्सप्रेशंस के साथ कहा, अंडरस्को राजकुमार, आपके पैरों की चोट बहुत ज्यादा सीरियस है, इसलिए आपको पहले की जैसे एक नॉर्मल इंसान की तरह चलने फिरने में लगभग 2 साल या उससे भी ज्यादा का वक्त लग सकता है। आरुष ने उसे अपनी भौहें सिकुड़ते हुए गंभीरता से उसकी ओर देखा और उससे बोले, अंडरस्को, तो क्या इसका मतलब मैं यह समझूं कि तुम मुझे ठीक कर सकती हो? जिस पर अमायरा कुछ जोली नहीं, बस इनकी आंखों में देखती रही। फिर आरुष आगे बोले, अंडरस्को, क्या तुम्हारी मेडिकल स्किल्स इतनी अच्छी है कि तुम मेरे पैरों को ठीक कर सकती हो? क्योंकि इससे पहले कई सारे डॉक्टर्स ने मेरे पैरों का चेकअप किया है और उनमें ये कहने की हिम्मत नहीं हुई कि मेरे पैर ठीक हो सकते हैं, बल्कि उनमें ऐसा कहने की भी हिम्मत नहीं हुई कि इन्हें काटना ही आखिरी रास्ता है। लेकिन तुम ऐसा कहने की हिम्मत कर रही हो, इसलिए आगे का अंजाम तुम खुद सोच सकती हो। अब आरुष उस दिन को याद करने लगा जिस दिन उसका कार से एक्सीडेंट हुआ था। रात के 2 बजे बज रहे थे जब वह अपनी कार लेकर फुल स्पीड में सड़क पर दौड़ रहा था एयरपोर्ट से अपने घर जाने के लिए। तभी उसके सामने से रॉन्ग साइड से तेज रफ्तार में एक अनकंट्रोल ट्रक उसकी ओर तेजी से बढ़ रहा था, जिसे देखकर लग रहा था कि इस ट्रक में कोई ड्राइवर नहीं है और साथ ही इसके ब्रेक भी फेल कर दिए गए हैं। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि आरुष अपनी गाड़ी को संभाल नहीं पाया, जिससे दोनों की बहुत पूरी तरह से टक्कर हुई, जिससे ट्रक एक साइड गिरकर ब्लास्ट हो गया और आरुष की महंगी कार रोड पर ही पलट गई। आरुष काफी चोटें आने के बाद भी बच तो गया था, लेकिन उसके पैर बहुत बुरी तरह से घायल हो चुके थे। इसी बीच लगभग 1 महीने बाद जब वो उसके पैरों को छोड़कर वो 80% ठीक हो चुका था, तब पैरों के ही ट्रीटमेंट के वक्त किसी ने उसके पैरों में जहर इंजेक्ट करवाया था। ऐसा किसने किया था, इसका पता अब तक नहीं लग पाया था, या ये कहे उसके करीबी ने ऐसा किया था, जिसके बारे में आरुष जानते हुए भी कुछ नहीं कर सकता था और कुछ नहीं बिगाड़ सकता था, या फिर उसके दिमाग में कुछ और ही प्लानिंग चल रही थी। यहाँ तक कि आरुष के ट्रीटमेंट के लिए वर्ल्ड की फेमस डॉक्टर गुलाटी से भी चेकअप कराया गया था, और उन्होंने भी सिर्फ इतना कहा था कि मैं कोशिश कर सकता हूँ, लेकिन आपके पैर ठीक हो जाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। इधर अमायरा ने आरुष की कही बातें सुनी तो उसने शर्मिंदगी से अपना सर खुजाया और बोली, अंडरस्को, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत अच्छी या कोई बहुत महान डॉक्टर हूँ इस मामले में, लेकिन मैं झूठ भी नहीं बोल रही हूँ। अब बेचारी कहती भी क्या कि यह सब उसके मेडिकल सिस्टम का कमाल है। बेशक वह ऐसा कुछ करने की हिम्मत नहीं करती, भला अच्छी खासी जान खतरे में थोड़ी ना डालनी थी उसे। उसने तय किया कि वह किसी कंपाउंडर, नर्स या डॉक्टर के असिस्टेंट की तरह ही काम करेगी, जिससे मेडिकल की नॉलेज भी होती है और वह डॉक्टर के साथ काम भी आराम से कर लेता है, जिससे वह वहां पर जो भी लोग रहेंगे उनकी ड्रेसिंग कर दिया करेगी और घावों का इलाज कर दिया करेगी। इन सब से उसका पति उसे कुछ काम का तो समझेगा और जिंदा रहने देगा इस घर में, मगर वो इस आदमी का पैर ठीक करने के बारे में अब सोचेगी भी नहीं, क्योंकि आरुष उससे अपने का इलाज करत ही किसी डरावने सपने से कम नहीं था। साथ ही वो ऐसा कुछ करना भी नहीं चाहती थी। 82 आरुष का बुरा हाल। सूरज का चेहरा सूर्योदय, गुड मॉर्निंग सूर्योदय, सूरज का चेहरा गुलाब बढ़ता दिल गुलाब, हैप्पी स्माइलिंग फेस रीडिंग गुलाब बढ़ता दिल गुलाब। यहाँ तक कि आरुष के ट्रीटमेंट के लिए वर्ल्ड की फेमस डॉक्टर गुलाटी से भी चेकअप कराया गया था, और उन्होंने भी सिर्फ इतना कहा था कि मैं कोशिश कर सकता हूँ, लेकिन आपके पैर ठीक हो जाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। इधर अमायरा ने आरुष की कही बातें सुनी तो उसने शर्मिंदगी से अपना सर खुजाया और बोली, अंडरस्को, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत अच्छी या कोई बहुत महान डॉक्टर हूँ इस मामले में, लेकिन मैं झूठ भी नहीं बोल रही हूँ। अब बेचारी कहती भी क्या कि यह सब उसके मेडिकल सिस्टम का कमाल है। बेशक वह ऐसा कुछ करने की हिम्मत नहीं करती, भला अच्छी खासी जान खतरे में थोड़ी ना डालनी थी उसे। उसने तय किया कि वह किसी कंपाउंडर, नर्स या डॉक्टर के असिस्टेंट की तरह ही काम करेगी, जिससे मेडिकल की नॉलेज भी होती है और वह डॉक्टर के साथ काम भी आराम से कर लेता है, जिससे वह वहां पर जो भी लोग रहेंगे उनकी ड्रेसिंग कर दिया करेगी और घावों का इलाज कर दिया करेगी। इन सब से उसका पति उसे कुछ काम का तो समझेगा और जिंदा रहने देगा इस घर में, मगर वो इस आदमी का पैर ठीक करने के बारे में अब सोचेगी भी नहीं, क्योंकि आरुष उससे अपने का इलाज करत ही किसी डरावने सपने से कम नहीं था। साथ ही वो ऐसा कुछ करना भी नहीं चाहती थी। अमायरा के दिमाग में क्या चल रहा था इसका पता आरुष उसे देखकर ही लगा सकता था, और जब उसे समझ आया कि अमायरा उसका इलाज करने में इंटरेस्टेड नहीं है, तो उसकी आगे ठंडी हो गई और उसने कहा, अंडरस्को, अच्छा मतलब तुम मेरा ट्रीटमेंट नहीं करोगे? 8 क्योंकि उसे पता था कि अमायरा ने अपने बारे में उससे काफी कुछ झूठ कहा है, लेकिन उसे विश्वास था कि वह अमायरा के बारे में सब कुछ पता लगा लगा कभी कभी ना कभी, इसलिए वो अपनी बातों को कुछ समय तक या जुड़ा से कूदा समय तक भले छुपा ले, लेकिन हमेशा के लिए तो नहीं छुपा पाएगी।
इसे पता है कि मेरे पैरों में क्या तकलीफ है, तो जाहिर सी बात है कि देव के पैरों की तकलीफ भी इसे पता ही होगी। इसलिए उसने पूछा अमायरा से अंडरस्को देव के पैरों के साथ क्या दिक्कत है। पैरों के ट्रीटमेंट से रिलेटेड बात आते ही ऐसा लग रहा था अमाया जैसे अपनी शर्मिंदगी पूरी तरह से भूल चुकी हैं। वह तो अपनी जगह से भी खड़ी होना भी भूल चुकी थी। इस वक्त वह आरुष के कदमों में किसी छोटे से पिल्ले की तरह झुकी हुई थी, जो अपने मालिक से दूर ही न जाना चाहता हो। उसने कहा अंडरस्को ओ युवराज के पैर। वो बोल ही रही थी कि उसको इस तरह से अपने कदमों में देखकर आरुष का बुरा हाल हो रहा था। उसे कुछ अजीब सा लेकिन अच्छा फील हो रहा था। उसने अपनी बातों को जारी रखते हुए कहा अंडरस्को वो देव के पैर तो काफी अजीब लगे मुझे, क्योंकि जब मैंने उनकी चोटों की जांच की तो उनके साथ कुछ गलत था ही नहीं, लेकिन मुझे समझ नहीं कि क्यों वो चल नहीं पा रहे थे। अमायरा बोल रही थी मगर उसे कहा ही पता था कि वो अपने खुद के पति की नजरों में एक पप्पी बना चुकी है, लेकिन वो अभी भी देव के मामले में ही न कर रही थी। इसलिए अमायरा अभी भी इन सब बातों से अनजान ही थी। आरुष उसे आंखें सिकुड़ गई अंडरस्को लेकिन क्या इस लड़की का ऐसा करना सही था? क्या इस लड़की को इस तरह ऐसे अपने ही पति के आगे पराए मर्द में इंटरेस्ट लेना सही लगेगा क्या? एक तो ये लड़की पहले से ही शादीशुदा है, वह भी मेरे साथ, और मेरे ही आगे दूसरे मर्दों के बारे में बात करते हुए इसे शर्म भी नहीं आ रही है। हाँ माना कि हमारे बीच पति पत्नी जैसा कुछ नहीं और मैं इससे प्यार भी नहीं करता, तो क्या हुआ, ये इसे करने की हिम्मत करेगी? सोचते हुए आरुष ने अपने साथ भींच लिए। 83 हमला। सूरज का चेहरा सूर्योदय। गुड मॉर्निंग सूर्योदय। सूरज का चेहरा गुलाब बढ़ता दिल गुलाब। हैप्पी स्माइलिंग फेस रीडिंग गुलाब बढ़ता दिल गुलाब। अमायरा के दिमाग में क्या चल रहा था इसका पता आरुष उसे देखकर ही लगा सकता था, और जब उसे समझ आया कि अमायरा उसका इलाज करने में इंटरेस्टेड नहीं है, तो उसकी आगे ठंडी हो गई और उसने कहा अंडरस्को अच्छा मतलब तुम मेरा ट्रीटमेंट नहीं करोगे? क्योंकि उसे पता था कि अमायरा ने अपने बारे में उससे काफी कुछ झूठ कहा है, लेकिन उसे विश्वास था कि वह अमायरा के बारे में सब कुछ पता लगा लगा कभी कभी ना कभी। इसलिए वो अपनी बातों को कुछ समय तक या जुड़ा से कूदा समय तक भले छुपा ले, लेकिन हमेशा के लिए तो नहीं छुपा पाएगी। इसे पता है कि मेरे पैरों में क्या तकलीफ है, तो जाहिर सी बात है कि देव के पैरों की तकलीफ भी इसे पता ही होगी। इसलिए उसने पूछा अमायरा से अंडरस्को देव के पैरों के साथ क्या दिक्कत है। पैरों के ट्रीटमेंट से रिलेटेड बात आते ही ऐसा लग रहा था अमाया जैसे अपनी शर्मिंदगी पूरी तरह से भूल चुकी है। वह तो अपनी जगह से भी खड़ी होना भी भूल चुकी थी। इस वक्त वह आरुष की कदमों में किसी छोटे से पिल्ले की तरह झुकी हुई थी, जो अपने मालिक से दूर ही न जाना चाहता हो। उसने कहा अंडरस्को ओ युवराज के पैर। वो बोल ही रही थी कि उसको इस तरह से अपने कदमों में देखकर आरुष का बुरा हाल हो रहा था। उसे कुछ अजीब सा लेकिन अच्छा फील हो रहा था। उसने अपनी बातों को जारी रखते हुए कहा अंडरस्को वो देव के पैर तो काफी अजीब लगे मुझे, क्योंकि जब मैंने उनकी चोटों की जांच की तो उनके साथ कुछ गलत था ही नहीं, लेकिन मुझे समझ नहीं कि क्यों वो चल नहीं पा रहे थे। अमायरा बोल रही थी मगर उसे कहा ही पता था कि वो अपने खुद के पति की नजरों में एक पप्पी बना चुकी है, लेकिन वो अभी भी देव के मामले में ही न कर रही थी। इसलिए अमायरा अभी भी इन सब बातों से अनजान ही थी। आरुष उसे आंखें सिकुड़ गई अंडरस्को लेकिन क्या इस लड़की का ऐसा करना सही था? क्या इस लड़की को इस तरह ऐसे अपने ही पति के आगे पराए मर्द में इंटरेस्ट लेना सही लगेगा क्या? एक तो ये लड़की पहले से ही शादीशुदा है, वह भी मेरे साथ, और मेरे ही आगे दूसरे मर्दों के बारे में बात करते हुए इसे शर्म भी नहीं आ रही है। हाँ माना कि हमारे बीच पति पत्नी जैसा कुछ नहीं और मैं इससे प्यार भी नहीं करता, तो क्या हुआ, ये इसे करने की हिम्मत करेगी? सोचते हुए आरुष ने अपने साथ भींच लिए। इधर जब अमायरा ने आरुष को उसके पैर की चोट और उसके ट्रीटमेंट के बारे में सब कुछ बता दिया तब भी आरुष ने उसका कोई जवाब नहीं दिया, जिससे अमायरा को विश्वास हो गया कि आरुष को उस पर विश्वास नहीं है और वो उससे इलाज करवाने में भी इंटरेस्ट नहीं है। हमारा उसके में पहले से ही थी, इसलिए वह दुखी बिल्कुल नहीं हुई, और अब वह जाने के लिए खड़े होना चाहती थी। इसलिए उसने कहा अंडरस्को राजकुमार मैं अभी उसने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि तभी उसके कानों में आरुष की चिल्लाती हुई आवाज पड़ी अंडरस्को बी केयरफुल। चिल्लाते हुए उसने तुरंत मेरा का हाथ खींच लिया, जिससे हमारा उसकी गोदी में जा गिरी। तभी आरुष की व्हीलचेयर शानदार ढंग से घूमी। इसी बीच अमायरा के हाथ उसकी गर्दन पर थे और वो उसकी गोदी में बैठे हुई थी। जब वह मुड़ ही रहे थे कि तभी उनके कानों में तेज गोलियां चलने की आवाज सुनाई दी, जो हल्की धुंधली पड़ रही थी। अमायरा डर से कांप गई। आखिर वो इस डरावनी आवाज को कैसे भूल सकती थी, जो उसकी शादी के रात में उसने सुनी थी? इसका मतलब अगर आरुष ने उसे नहीं खींचा होता तो अब तक उसे गोली लग चुकी होती। सोचते हुए उसने अपनी पकड़ आरुष की गर्दन पर और मजबूत कर ली, और अपने मुंह को उसकी गर्दन में छुपा लिया। अमायरा ने डरते हुए मन ही मन सोचा अंडरस्को आह ये कितना डरावना है। जब भी साथ में के साथ होती तब हमेशा बुरी चीज ही क्यों होती है। उसका चेहरा डर से पीला पड़ गया था, और उसके पैर जो हवा में थे वो अभी भी कांप रहे थे, जो काफी कमजोर भी हो गए थे। वह इतनी डर रही थी कि आरुष को छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी।
और ना ही जरा सा भी हिलने की हिम्मत कर रही थी। हालांकि इस समय आरुष के गार्ड काफी सतर्क हो चुके थे और उसे स्टडी रूम को चारों तरफ से घेर लिया था, लेकिन अभी भी पॉसिबिलिटी थी कि उन्हें गोली लग सकती हो। इतना सोचते ही अमायरा और ज्यादा कंपने लगी और उसकी पीठ भी अकड़ गई। वो खुद को ये सोचने से नहीं रोक पा रही थी कि क्या हो अगर उसे गोली लग जाए, लेकिन अभी वो मरना नहीं चाहती है। अमायरा के कांपने से आरुष को लगा कि वह उठने वाली है, इसलिए उसने उसका हाथ कस के पकड़ लिया और बोला, अंडस को जरा सा भी हिलने की कोशिश मत करना, क्योंकि यहाँ अभी भी कुछ भी सेफ नहीं है। और उसका इतना बोलना ही था कि एक गोली गार्ड की नजर से बचकर अचानक से अमायरा की ओर आई। लेकिन तभी आरुष ने तेजी से अपनी व्हीलचेयर घुमाई, जिससे अमायरा को अपने पर हवा में उड़ते हुए महसूस हुए, जबकि वो गोली अमायरा के गालों के हल्का सा साइड होते हुए उसके बालों को लटों को छूकर गुजर गया था। इस समय अमायरा को उसका पति किसी भगवान से काम नहीं लग रहा। क्या उसकी जिंदगी में भी ऐसा थ्रिलर ही लिखा हुआ है? उसने कुछ तो सवाल किया। हमारा बहुत बुरी तरह डरी हुई थी और अभी भी काफी रही थी, जो स्वाभाविक भी था। कोई भी नॉर्मल इंसान हो और उसे पता चले कि उसे पर हमला हो रहा है या फिर वह घायल होने से बच गया है तो वह ऐसे ही डरेगा। इसलिए भले ही अब गोली की आवाज काफी कम हो गई थी और आरुष ने भी अपनी व्हीलचेयर घूमनी बंद कर दी थी, फिर भी अमायरा ने उसे उसी तरह कसकर पकड़ रखा हुआ था और उस पर आधी लेटी हुई थी। बेचारी एक नॉर्मल इंसान थी तो गोलियों द्वारा ही रहे अब इतने बड़े हमले का मजा तो ले नहीं सकती थी। अब बाहर से भी गार्डों की हलचल काफी तेज हो गई थी, लेकिन कुछ देर बाद ही बाहर गोलियां चलने की आवाज बंद हो गई, जिससे अमायरा ने राहत महसूस की और उसे लगा कि अब सब ठीक है। अमायरा इस वक्त उठने का सोच रही थी कि तभी उसके कानों में आरुष की अधीर सी आवाज सुनाई पड़ी, अंडस को तुम इस तरह से मेरे ऊपर कब तक लेटे रहना चाहती हो? ये सुनकर अमायरा काफी हड़बड़ा गई और अटकती हुए बोली, अंडस को ना नहीं, मैं बस उठ ही रही थी। कहते हुए वो जैसे ही उठने को हुई तभी एक बार फिर से लड़खड़ा कर आरुष की गोदी में गिर गई। लेकिन अमायरा ने सिर्फ खुद की सुनी थी और अपनी हालत पर ध्यान नहीं दिया कि उसकी बॉडी किस हालत में है। इससे वह आरुष की गोदी में एक बार फिर जा गिरी और इस बार उसका सिर तेजी से आरुष के खुले सीने पर जा लगा और उसके दांत और उसके सीने पर तेजी से गड़ गए। इससे आरुष ने अपनी आंखों को बंद कर लिया और अपने दोनों हाथों से व्हीलचेयर को और भी टाइटली पकड़ लिया। हमला बदला रोमांटिक मोमेंट में। सूरज का चेहरा सूर्योदय, गुड मॉर्निंग सूर्योदय। सूरज का चेहरा गुलाब बढ़ता दिल, गुलाब हैप्पी स्माइलिंग फेस रीडिंग, गुलाब बढ़ता दिल गुलाब। अमायरा बहुत बुरी तरह डरी से हुई थी और अभी भी काफी रही थी, जो स्वाभाविक भी था। कोई भी नॉर्मल इंसान हो और उसे पता चले कि उसे पर हमला हो रहा है या फिर वह घायल होने से बच गया है तो वह ऐसे ही डरेगा। इसलिए भले ही अब गोली की आवाज काफी कम हो गई थी और आरुष ने भी अपनी व्हीलचेयर घूमनी बंद कर दी थी, फिर भी अमायरा ने उसे उसी तरह कसकर पकड़ रखा हुआ था और उस पर आधी लेटी हुई थी। बेचारी एक नॉर्मल इंसान थी तो गोलियों द्वारा ही रहे अब इतने बड़े हमले का मजा तो ले नहीं सकती थी। अब बाहर से भी गार्डों की हलचल काफी तेज हो गई थी, लेकिन कुछ देर बाद ही बाहर गोलियां चलने की आवाज बंद हो गई, जिससे अमायरा ने राहत महसूस की और उसे लगा कि अब सब ठीक है। अमायरा इस वक्त उठने का सोच रही थी कि तभी उसके कानों में आरुष की अधीर सी आवाज सुनाई पड़ी, अंडस को तुम इस तरह से मेरे ऊपर कब तक लेटे रहना चाहती हो? ये सुनकर अमायरा काफी हड़बड़ा गई और अटकती हुए बोली, अंडस को ना नहीं, मैं बस उठ ही रही थी। कहते हुए वो जैसे ही उठने को हुई तभी एक बार फिर से लड़खड़ा कर आरुष की गोदी में गिर गई। लेकिन अमायरा ने सिर्फ खुद की सुनी थी और अपनी हालत पर ध्यान नहीं दिया कि उसकी बॉडी किस हालत में है। इससे वह आरुष की गोदी में एक बार फिर जा गिरी और इस बार उसका सिर तेजी से आरुष के खुले सीने पर जा लगा और उसके दांत और उसके सीने पर तेजी से गड़ गए। इससे आरुष ने अपनी आंखों को बंद कर लिया और अपने दोनों हाथों से व्हीलचेयर को और भी टाइटली पकड़ लिया। अमायरा चिल्लाई और जल्दी से खड़ी हो गई, लेकिन इस बार बेचारी जमीन गिर गई। जमीन पर गिरने के बाद भी वह पीछे खसकते हुए राजकुमार से माफी मांगने लगी और बोली, अंडस को आई एम सॉरी, मैंने जानबूझकर नहीं किया, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अमायरा को बेहद शर्म आ रही थी और वह अपने चेहरे पर दर्द और शर्म के कारण जलन भी महसूस कर रही थी, जिसे आरुष भी साथ देख सकता था। लेकिन आरुष कुछ बोल नहीं रहा था, बस उसे एकटक घूर कर देखे जा रहा था, जिससे अमायरा को सब कुछ और भी ज्यादा शर्मनाक लग रहा था। अमायरा सोच रही थी कि ये जानलेवा हमला किसी रोमांटिक मोमेंट में कैसे बदल गया। वैसे तो कुछ खास हुआ नहीं था, लेकिन अगर सारी चीजों को देखा जाए जो भी हमले के वक्त से अभी तक हुई थी, तो ये सब लोगों को रोमांटिक ही लगेगा। ये सब सोचते हुए उसने सपना से नीचे कर लिया। उसे जमीन से खड़े होने का भी याद नहीं आया और बस सिर झुकाए ऐसे ही बैठी रही। उसकी आरुष को देखने तक की हिम्मत नहीं हो रही थी। उसे बेहद हौम आ रही थी। वो सोच रही थी कि कहीं वह उसे गलत ना समझ ले।
वह उसे बताना चाहती थी कि वह उसे पहचान की कोशिश नहीं कर रही है, पर वह बोल नहीं पा रही थी। दूसरी तरफ आरुष खुद से ही लड़ रहा था। अमायरा की हरकतों ने उसके अंदर की आग जला दिया था, जिसे वह इतनी देर से शांत करने की कोशिश कर रहा था। यही कारण था कि उसने अमायरा की बातों को सुनकर भी अनसुना कर दिया। अमायरा ये पहली लड़की थी जिसने उसे उकसाया था और उसकी इतनी करीब आई थी। हालांकि उसने उसके साथ कुछ ऐसा वैसा नहीं किया नहीं था, बस उसके ऊपर लेट गई थी और गलती से उसे बाइट कर लिया था उसकी चेस्ट। पर फिर भी ये भी कम नहीं था। इन सब ने आरुष का मूड इतना खराब कर दिया था कि उसे इस वक्त बेहद नफरत हो रही थी। इसी बीच एक गार्ड बाहर हुए सारे मामले की रिपोर्ट लेकर राजकुमार के स्टडी रूम में आता है। आरुष काफी गुस्से में था और उसे देखकर वह और भड़क गया और चिल्लाया, अंडरस्को गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर, चले जाओ यहाँ से। उसकी इतनी गुस्से भरी आवाज सुनकर अमायरा तुरंत खड़ी हो गई और एक बार फिर माफी मांगते हुए बोली, अंडरस्को ठीक है, ठीक है। मैं मैं जाती हूँ, मैं जाती हूँ। आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए। अब अमायरा को इस बात की चिंता नहीं थी कि उसने जो अब तक अपनी डिसेंसी इमेज बनाई थी, अपने पति देव की नजरों में वह बुरी तरह से चकनाचूर हो चुकी होगी। उसे तो बस किसी तरह अपनी जान बचाकर यहाँ से भागना था। लेकिन अभी उसने धोखा तो मैं पीछे हटाए थे कि उसे दिन पर फिर आरुष की गुजराती हुई आवाज सुनी, अंडरस्को क्या मैंने तुम्हें कहा, या मैंने तुम्हारा नाम लेकर कहा क्या, बाहर जाने को। अमायरा मुड़ी और उसने डरते डरते कहा, अंडरस्को क्या आपने मुझे नहीं जाने के लिए नहीं कहा, बाहर। हालांकि इस पर आरुष ने आगे कुछ कहा नहीं, बस उस गार्ड को गुस्से से घूर कर देखा, जिससे उस गार्ड ने अपने कदम पीछे ले लिया और बोला, अंडरस्को आई एम सॉरी मास्टर, मैं जाता हूँ, बोलकर वह भाग गया। अमायरा आरुष से काफी दूर खड़ी थी। उसे उससे अभी भी डर लग रहा था, खासकर कि उसके इस काला डरावने चेहरे से जो इस वक्त बेहद भयानक लग रहा था। आरुष को ऐसे देखकर अमायरा को अपने दिल में बेचैनी हो रही थी, क्योंकि वो उसे घूरे ही जा रहा था। इसलिए अमायरा बोली, अंडरस्को देखिए राजकुमार, इन सब में मेरी कोई गलती नहीं है। मैं उन्हें जानती तक नहीं हूँ, इसलिए आप मुझ पर बेवजह शक नहीं कर तो अच्छा है। बल्कि मुझे तो समझ नहीं आता कि आपके घर में इतनी टाइट सिक्योरिटी होने के बाद भी बार बार यह हत्यारा हर बार आ जाता है, और तो और आते भी उसी वक्त है जब मैं और आप साथ होता है। आरुष ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस इतना ही कहा, अंडरस्को ठीक है, और फिर अपनी उंगली से दीवार पर लगे खंजर की ओर इशारा किया, जो हमले के दौरान उनके ऊपर फेंका गया था। इसका मतलब था कि वह मायरा को दीवार में से उसे खंजर को निकालने को कह रहा था। बाहर निकालो उसे। अमायरा को समझ नहीं आया कि आखिर आरुष के कहने का मतलब क्या था, लेकिन वो कुछ बोली नहीं, क्योंकि उसका मानना था कि कम बोलो और ज्यादा कम करो, जिससे गलतियां कम होगी। इसलिए उसने आरुष की नजरों का पीछा किया। तब उसे समझ आया कि वह उस दीवार पर लगे उसे खंजर को निकालने को कह रहा है। अमायरा चिढ़ते हुए मन में बोली, अंडरस्को इस आदमी का क्या पूरी तरह से दिमाग खराब है, कुछ भी करने को मुझे कहता रहता है मुझे। अब मैं इस खंजर को दीवार से निकाल कर क्या करूं उसके साथ। लेकिन फिर भी वो मुड़ी और उसके ऑर्डर फॉलो करने लगे, और दीवार से उसे खंजर को खींचकर निकालने की नाकामयाब कोशिश करने लगी। जब 85 नजदीकी। गुलाब बढ़ता दिल गुलाब, हैप्पी स्माइलिंग फेस रीडिंग गुलाब बढ़ता दिल गुलाब। अमायरा आरुष से काफी दूर खड़ी थी। उसे उससे अभी भी डर लग रहा था, खासकर कि उसके इस काला डरावने चेहरे से जो इस वक्त बेहद भयानक लग रहा था। आरुष को ऐसे देखकर अमायरा को अपने दिल में बेचैनी हो रही थी, क्योंकि वो उसे घूरे ही जा रहा था। इसलिए अमायरा बोली, अंडरस्को देखिए राजकुमार, इन सब में मेरी कोई गलती नहीं है। मैं उन्हें जानती तक नहीं हूँ, इसलिए आप मुझ पर बेवजह शक नहीं कर तो अच्छा है। बल्कि मुझे तो समझ नहीं आता कि आपके घर में इतनी टाइट सिक्योरिटी होने के बाद भी बार बार यह हत्यारा हर बार आ जाता है, और तो और आते भी उसी वक्त है जब मैं और आप साथ होता है। आरुष ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस इतना ही कहा, अंडरस्को ठीक है, और फिर अपनी उंगली से दीवार पर लगे खंजर की ओर इशारा किया, जो हमले के दौरान उनके ऊपर फेंका गया था। इसका मतलब था कि वह मायरा को दीवार में से उसे खंजर को निकालने को कह रहा था। बाहर निकालो उसे। अमायरा को समझ नहीं आया कि आखिर आरुष के कहने का मतलब क्या था, लेकिन वो कुछ बोली नहीं, क्योंकि उसका मानना था कि कम बोलो और ज्यादा कम करो, जिससे गलतियां कम होगी। इसलिए उसने आरुष की नजरों का पीछा किया। तब उसे समझ आया कि वह उस दीवार पर लगे उसे खंजर को निकालने को कह रहा है। अमायरा चिढ़ते हुए मन में बोली, अंडरस्को इस आदमी का क्या पूरी तरह से दिमाग खराब है, कुछ भी करने को मुझे कहता रहता है मुझे। अब मैं इस खंजर को दीवार से निकाल कर क्या करूं उसके साथ। लेकिन फिर भी वो मुड़ी और उसके ऑर्डर फॉलो करने लगे, और दीवार से उसे खंजर को खींचकर निकालने की नाकामयाब कोशिश करने लगी। अब अमायरा कोशिश करके भी थक गई थी। उसके हाथ सूजकर लाल हो गए थे। लग रहा था जैसे आरुष उसे कोई सजा दे रहा हो ऐसा करा के। राजकुमार सब देखकर भी अनदेखा कर रहे थे। उसने ऐसा कुछ नहीं दिखाया कि उसे अमायरा पर विश्वास है या नहीं।
फिर उसने ताना मारते हुए कहा, अंडस को क्या तुमसे एक छोटा सा काम भी नहीं होता है? और चली हो मेरा पैर ठीक करने। अमायरा ने थककर चिढ़ते हुए कड़वाहट से कहा, अंडस को राजकुमार मुझसे ये नहीं होगा। आप ऐसा क्यों नहीं करते? अपने किसी गार्ड को बुलाकर उसे बोल दीजिए। आरुष तिरस्कार से मुस्कुराया और बोला, अंडस को बेकार हो तुम, किसी काम की नहीं। कहते हुए उन्होंने अपनी व्हीलचेयर आगे बढ़ाई और उस दीवार और अमायरा के करीब चले गया। फिर उससे 3 कदम की दूरी पर रुक गया। अब उन्होंने अपने हाथों से व्हीलचेयर की रेलिंग को मजबूती से पकड़ा और अपने बुरी तरह घायल पैरों के साथ खड़े हो गए। बेहिसाब दर्द होने के बावजूद भी वो एक नॉर्मल इंसान की तरह खड़े हुआ था। उसके चेहरे पर दर्द की एक लकीर भी नहीं थी। ये देखकर कर तो अमायरा बुरी तरह चौंक गई। वो मन ही मन बुदबुदाए, अंडस को क्या इस आदमी के पैर बुरी तरह घायल नहीं थे? जो मैंने खुद अपने इन सूजे हुए अपने दोनों हाथों को बारी बारी से देखते हुए हाथों से चेक किया था। और मेरा मेडिकल सिस्टम ना होता तो इनके पैरों को कटने के अलावा कोई और उपाय नहीं था इनके ठीक होने का। वो किसी अमर देवता की तरह लग रहा था इस समय। अमायरा की उसे देखकर लग रहा था उसने किसी शैतान को देख लिया हो। वह काफी लंबा और पावरफुल लग रहा था। अमायरा को उसे देखकर काफी प्रेशर और घुटन सा फील हो रहा था। आरुष के भी होंठ शैतानी मुस्कान में मुड़ गए और उसने अमायरा के शॉक्ड एक्सप्रेशंस को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। वह धीरे से चलकर अमायरा के करीब गया और उसके चेहरे के पास रखकर उसे खंजर को बड़ी आसानी से निकाल लिया। इस दौरान उसकी गर्म सांसें अमायरा के चेहरे पर पड़ रही थी और अमायरा के सांस उसके सीने पर, वो भी बिल्कुल उसी जगह जहां पर उसने कुछ देर पहले आरुष को बाइट किया था। अमायरा की फूलती सांसें और उसकी तेज हुई दिल की धड़कनें आरुष को साफ सुनाई दे रही थी, जिससे उसके चेहरे पर आई मुस्कान और भी शैतानी हो गई। कुछ देर ऐसे ही अमायरा के खूबसूरत चेहरे को निहारते हुए वो उसमें खो सा गया। उसे आए देखकर आरुष को डे से कुछ याद ही नहीं था। हमेशा अपने इमोशंस और एक्सप्रेशंस को कंट्रोल में रखने वाला, दुनिया से छिपने वाला, आज खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, जो इसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। तभी अनायास ही उसके हाथ ऊपर की ओर उठ गए। वो जैसे ही अमायरा के चेहरे के छूने ही वाला था, वैसे ही उसे कुछ याद आ गया। उसने अपने हाथ तुरंत पीछे खींच लिए और उसके कान में फुसफुसाया, तुम बेकार हो, किसी काम की नहीं। बोलते हुए उसने उसके कानों पर गहरी सांस छोड़ी। मगर इतना सुनते ही अमायरा का गुस्सा 7वें आसमान पर था। वह गुस्से से कांप रही थी। उसने अपनी आंखें बंद किए हुए और आरुष को कोसते हुए मन ही मन बोली, अंडस को बागड़ बिल्ले कहीं के। तुम्हें तो मैं, मन तो कर रहा है कि तुम्हारा मुंह नोच लूं। दिल तो चाह रहा है कि जहां पहले बाइट किया था वही पर फिर से बाइट करके खून निकल दूं। क्या इस जल्लाद को नहीं पता था कि एक औरत और एक आदमी की एनर्जी में कितना फर्क होता है? इसने मुझे जानबूझकर ऐसे मजबूर किया, जबकि इसे पता था कि मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगी। फिर भी अगर इतनी ही ताकत होती ना, तो अब तक इसके इशारों पर नाच नहीं रही होती, कब की चली गई होती इस हवेली से। बेचारी अमायरा इतना कुछ बर्दाश्त कर रही थी। अब कोई आपके सामने आपको बेकार बोले, इससे बड़ा और क्या ही हो सकता है? वो भी तब जब आप में किसी की जान बचाने की काबिलियत हो। अब उसने बेहद गुस्से से आरुष की आंखों में देखा, लेकिन जब उसने उसकी गहरी और ठंडी आंखों देखी, तो डर के कारण उसने खुद अपने गुस्से पर पानी नहीं बल्कि पूरी की पूरी बर्फी डाल लिया और खुद को एक ही बार में शांत कर लिया। फिर उसने अपना सर झुकाया और ताना मारते हुए बोली, अंडस को हाँ, आप ठीक कह रहे हैं। मरने से अच्छा तो बेकार कहलाना ही है। इसे सुनकर कम से कम मैं मरने से तो बच जाऊंगी ना। जिंदा रहूं उतना काफी है मेरे लिए। अमायरा खुद से मन में बोली, अंडस को वैसे भी अमायरा हमेशा चुप रही है, तू इसकी बात और सुनते रही ना, तो किसी दिन डिप्रेशन में चली जाएगी इसके कारण। आरुष उससे 2 कदम पीछे हट गया। मुड़ने से पहले उसने फिर से कुछ तीखे शब्द कहे, जिसमें अमायरा के लिए घृणा और तिरस्कार भरा हुआ था, और वह बोला, अंडस को मुझे जानकर बहुत खुशी हुई कि तुमने यह बात खुद ही मान ली। बोलकर ठहाके लगाकर हंसने लगा। रुको सभी लोग, कहीं जाओ मत। ये तक स्टोरी सुन लिए हो तो एक प्यारा सा कमेंट कर दो और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिए आप लोग। आगे की स्टोरी नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन पूछना है स्टोरी से रिलेटेड, तो आप सभी मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है और कमेंट बॉक्स में पिन भी है, वह से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब, टारगेट 100 लाइक फॉर नेक्स्ट एपिसोड। स्टोरी अपलोडेड बाय आजम खान 86 इंसल्ट। गुलाब बढ़ता दिल, गुलाब हैप्पी स्माइलिंग फेस रीडिंग। गुलाब बढ़ता दिल, गुलाब हमेशा अपने इमोशंस और एक्सप्रेशंस को कंट्रोल में रखने वाला, दुनिया से छिपने वाला, आज खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, जो इसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। तभी अनायास ही उसके हाथ ऊपर की ओर उठ गए। वो जैसे ही अमायरा के चेहरे के छूने ही वाला था, वैसे ही उसे कुछ याद आ गया। उसने अपने हाथ तुरंत पीछे खींच लिए और उसके कान में फुसफुसाया, तुम बेकार हो, किसी काम की नहीं। बोलते हुए उसने उसके कानों पर गहरी सांस छोड़ी। मगर इतना सुनते ही अमायरा का गुस्सा 7वें आसमान पर था। वह गुस्से से कांप रही थी। उसने अपनी आंखें बंद किए हुए और आरुष को कोसते हुए मन ही मन बोली, अंडस को बागड़ बिल्ले कहीं के।
तुम्हें तो मैं, मन तो कर रहा है कि तुम्हारा मुंह नोच लूं। दिल तो चाह रहा है कि जहां पहले बाइट किया था वही वही पर फिर से बाइट करके खून निकल दूं। क्या इस जल्लाद को नहीं पता था कि एक औरत और एक आदमी की एनर्जी में कितना फर्क होता है? इसने मुझे जानबूझकर ऐसे मजबूर किया, जबकि इसे पता था कि मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगी। फिर भी अगर इतनी ही ताकत होती ना, तो अब तक इसके इशारों पर नाच नहीं रही होती, कब की चली गई होती इस हवेली से। बेचारी अमायरा इतना कुछ बर्दाश्त कर रही थी। अब कोई आपके सामने आपको बेकार बोले, इससे बड़ा और क्या ही हो सकता है? वो भी तब जब आप में किसी की जान बचाने की काबिलियत हो। अब उसने बेहद गुस्से से आरुष की आंखों में देखा, लेकिन जब उसने उसकी गहरी और ठंडी आंखों देखी, तो डर के कारण उसने खुद अपने गुस्से पर पानी नहीं बल्कि पूरी की पूरी बर्फी डाल लिया और खुद को एक ही बार में शांत कर लिया। फिर उसने अपना सर झुकाया और ताना मारते हुए बोली, अंडस को हाँ, आप ठीक कह रहे हैं। मरने से अच्छा तो बेकार कहलाना ही है। इसे सुनकर कम से कम मैं मरने से तो बच जाऊंगी ना। जिंदा रहूं उतना काफी है मेरे लिए। अमायरा खुद से मन में बोली। अंडस को वैसे भी अमायरा हमेशा चुप रही है, तू इसकी बात और सुनते रही ना, तो किसी दिन डिप्रेशन में चली जाएगी इसके कारण। जाहिर सी बात है, ऐसी बातें सुनकर किसी का भी दिमाग खराब हो जाता। तुम्हारा कोई देवी नहीं थी, बेचारी क्या ही करती। गुस्से से दांत पीसते हुए बोली, तो तुम्हें तो मैं तो बहुत ज्यादा हो गया है। इससे आगे और कुछ बोल नहीं पाई, बस अपने मुठिया करती रही। आरुष भी व्हीलचेयर में बैठकर उसकी आंखों में एक टक्कर देख रहा था। अब तक उसका लंबे शरीर में रोशनी को रोका हुआ था, इसलिए हमारा उसकी आंखों में नहीं देख पा रही थी, लेकिन जैसे वह व्हीलचेयर पर बैठा हमारा उसकी आंखों में साफ देख पा रही थी, जिसमें उसके लिए तिरस्कार भरा हुआ था। उसे देखकर समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसने ऐसा किया क्या है, जो उसके खुद का पति उसे इतना घृणा करता है। जब से आई थी तब से इन्हीं लोगों की तो बात मान रही थी, तो अब क्या हो गया, क्या गुनाह कर दिया ऐसा? आरुष की ऐसी नजरें उसके सीने में खंजर घोंपने का काम कर रही थी। उसे इतनी तकलीफ हो रही थी कि उसकी आंखों में आंसू तक आ गए थे। उससे अब अपने इमोशंस कंट्रोल में नहीं हो रहे थे। वह गुस्से से कहा जाने वाली नजरों से देखते हुए और आरुष को घूरते हुए उसका मुंह नोच लेने और उसे जान से मार देने के लिए तैयार थी। उसे ऐसे घूरते हुए देखकर आरुष ने अपने हाथ में पड़े खंजर को सहलाते हुए कहा, अंडस को क्या अब तुम में इतनी हिम्मत आ गई है कि तुम मुझे ऐसे देखो? आरुष उससे 2 कदम पीछे हट गया। मुड़ने से पहले उसने फिर से कुछ तीखे शब्द कहे, जिसमें अमायरा के लिए घृणा और तिरस्कार भरा हुआ था। और वह बोला, अंडस को मुझे जानकर बहुत खुशी हुई कि तुमने यह बात खुद ही मान ली। बोलकर ठहाके लगाकर हंसने लगा। एचजे के सूरज का चेहरा सूर्योदय। गुड मॉर्निंग सूर्योदय। सूरज का चेहरा गुलाब बढ़ता दिल गुलाब। हैप्पी स्माइलिंग फेस रीडिंग गुलाब बढ़ता दिल गुलाब। उसे ऐसे घूरते हुए देखकर आरुष ने अपने हाथ में पड़े खंजर को सहलाते हुए कहा, अंडस को क्या अब तुम में इतनी हिम्मत आ गई है कि तुम मुझे ऐसे देखो? आरुष उससे 2 कदम पीछे हट गया। मुड़ने से पहले उसने फिर से कुछ तीखे शब्द कहे, जिसमें अमायरा के लिए घृणा और तिरस्कार भरा हुआ था। और वह बोला, अंडस को मुझे जानकर बहुत खुशी हुई कि तुमने यह बात खुद ही मान ली। बोलकर ठहाके लगाकर हंसने लगा। नॉर्मल कंडीशन होती तो अमायरा शायद अब तक चली गई होती यहाँ से, लेकिन अब उससे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। खैर, खड़े रहने का मन तो उसका अभी भी नहीं था, मगर अब उसे अपने सवालों के जवाब चाहिए थे। और वैसे भी ऐसे सारी बातें तो नहीं सुन सकती थी वह। उसने ऐसा किया ही क्या है जो उसका पति उसके साथ ऐसे बिहेव करते हैं, जैसे वो कोई इंसान हो ही ना। अमायरा अपने मन ही मन में बोली, अंडस को आखिर चल क्या रहा है? ये सब जो आता है वह मुझे धमकता ही रहता है। पहले ये, फिर इसके बड़े भाई, उसके बाद इसकी भाभी, और इतना ही नहीं, इनका भतीजा भी मुझे धमकता है। यानी वह देवेश उल्लू का सरदार और वो पिद्दी वेद, वह भी मुझे धमकते हैं। मतलब हद है यार, इज्जत नाम की कोई चीज है या भी या नहीं मेरी यहाँ? अब उसने अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए अपनी मुठिया भींच ली। उसका चेहरा ठंडा हो गया था और राजकुमार से बात करते हुए एक एक शब्द कुछ चबाते हुए बोली, अंडस को देखिए राजकुमार, बीवी हूँ मैं आपकी, और यहाँ की राजकुमारी भी भूलिए मत। मुझे आपके लिए खुद राजासा ने चुना है, तो आप मेरे साथ ऐसे बिहेव नहीं कर सकते। अगर आपको मुझसे कोई दिक्कत है तो आप सीधा अपने बड़े भाई से कह सकते हैं, पर मेरे साथ ऐसे बिहेव नहीं कर सकते। अमायरा की बात सुनकर राजकुमार की आंखों में निराशा दिखने लगी और बोल, अंडस को अमायरा, क्या अपने पति से कोई ऐसी बात करता है? तुम मुझसे ऐसी बात करोगी? टॉन्ट कर रही हो मुझे तुम? आरुष की भौहें चढ़ गई। आरुष मन में बोला, अंडस को आखिर यह अपना असली रूप दिखाने पर आई गई है कि तुम्हें पहले से जानता था कि अगर तुम्हें राजासा ने चुना है तो इतनी भी सीधी नहीं हो सकती जितना रहती हो तुम। आरुष की बातें सुनकर अमायरा थोड़ी हड़बड़ा सी गई और खुद को शांत और बिल्कुल काम करते हुए उससे बोली, अंडस को, अरे रे राजकुमार, आप तो बिना वजह के ही मुझे गलत समझ रहे हैं। उन बातों को के लिए आखिर टॉन्ट कैसे रोक सकती हूँ? इतनी हिम्मत कहाँ मुझ में? मैं तो बस आपको याद दिलाना चाहती थी कि आपकी बीवी होने के एक नाते मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जिससे आपको शर्मिंदगी हो या आपकी बेइज्जती हो। वैसे भी अब अगर मैं मर भी जाऊं तो फिर होंगी तो आपकी बीवी ही रहूंगी।
और अगर आपको कुछ होता है तभी मैं आपकी बीवी ही रहूंगी। इससे सच थोड़ी ना बदल जाने वाला है। कहते हुए हमारा का चेहरा बिल्कुल ठंडा हो चुका था। आरुष का चेहरा भी ठंडा हो गया अमायरा की बातें सुनकर, मगर वह गुस्सा है ऐसा नहीं लग रहा था। उसने कहा, क्या तुम मुझे धमकी देने की कोशिश रही हो? अमायरा उसकी बातें सुनकर तेजी से अपना सिर न हिलने लगी और थोड़ा डरते हुए बोलने लगी, अंडस को नहीं राजकुमार, आपका ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं कि मैं आपके साथ ऐसा कुछ करने की सोच भी नहीं सकती। मैं तो बस चिंता के कारण ऐसा बोल रही थी। मैं आपको अपनी बात बता रही थी। क्या पता आप सबको याद न रहे। वैसे भी हम बहुत कम मिलते हैं, तो ऐसा होना नेचुरल है। वो जब से यहाँ आई थी तब से उसने ऐसा कोई काम नहीं किया था जिससे किसी को उससे कोई दिक्कत हो। इस हवेली में इंटर करने के बाद उसने कोई गलत काम नहीं किया और नहीं किसी के मामले में इंटरफेयर किया था। वो ऐसा करना भी नहीं चाहती थी। वो किसी को परेशान नहीं करना चाहती थी। इसलिए उसने सहाय फैमिली की मैथ्स को भी यहाँ से भगा दिया था। वह चाहती तो आरुष का मजाक उड़ा सकती थी, उसके साथ कुछ गलत कर सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। कभी उसके कंडीशन का मजाक नहीं उड़ाया। अमायरा खुद एक ऐसी लड़की थी जिसे सेल्फ रिस्पेक्ट से रहना पसंद, ना कि कोई उसे नफरत या घृणा करे। वह खुद भी घमंडी लड़की थी, इसलिए उससे इमोशंस की उम्मीद करना बेकार था। मगर फिर भी वह हमेशा झुककर हमेशा अपनी आइडेंटिटी को चिपक ही रही थी इस घर में। अमायरा ने पहले तो कुछ नहीं कहा, बस घमंड से अब उसकी ओर देखते हुए फिर कुछ सोच के इतना ही बोली, अंडस को अगर कोई डॉक्टर आपको मारना चाहता है ना, तो इसका पता लगाना सच में बहुत कठिन है। इसलिए अगर आपको अपनी जान बचाने होना तो ज्यादा बाहर मत निकालिए और ना ही इस बारे में पता लगाने की कोशिश कीजिए। खतरा है आपकी जान को। इतना बोलने के बाद हमारा ने बिना किसी चीज की परवाह किए कि आरुष उसे कैसे जाने से गुस्सा भी हो सकता है, वह मुड़ी और वहां से चली गई, क्योंकि अब उसे परवाह नहीं थी कि आरुष उसके साथ क्या करेगा। और उसको भी ऐसा नहीं लगा था कि हमारा कुछ बोलेगी भी, इसलिए उसे उम्मीद नहीं थी कि हमारा उसे पर तिरस्कार पूर्ण ढंग से बात करेगी और बुलेट वर्क करेगी। बाकी आज का चैप कैसा घटना जरूर। रिलीव्ड फेस रिलीव्ड फेस रिलीव्ड फेस। मैं अपनी पत्नी को पसंद करता हूँ। गुलाब बढ़ता दिल गुलाब हैप्पी स्माइलिंग फेस रीडिंग गुलाब बढ़ता दिल गुलाब। बेचारी अमायरा जब से यहाँ आई थी तब से उसने ऐसा कोई काम नहीं किया था जिससे किसी को उससे कोई दिक्कत हो। इस हवेली में इंटर करने के बाद उसने कोई गलत काम नहीं किया और नहीं किसी के मामले में इंटरफेयर किया था। वो ऐसा करना भी नहीं चाहती थी। वो किसी को परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने सहाय फैमिली की मैथ्स को भी यहाँ से भगा दिया था। वह चाहती तो आरुष का मजाक उड़ा सकती थी, उसके साथ कुछ गलत कर सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। कभी उसके कंडीशन का मजाक नहीं उड़ाया। अमायरा खुद एक ऐसी लड़की थी जिसे सेल्फ रिस्पेक्ट से रहना पसंद, ना कि कोई उसे नफरत या घृणा करे। वह खुद भी घमंडी लड़की थी, इसलिए उससे इमोशंस की उम्मीद करना बेकार था। मगर फिर भी वह हमेशा झुककर हमेशा अपनी आइडेंटिटी को छिपा कर ही रही थी इस घर में। अमायरा ने पहले तो कुछ नहीं कहा, बस घमंड से अब उसकी ओर देखते हुए फिर कुछ सोच के इतना ही बोली, अंडस को अगर कोई डॉक्टर आपको मारना चाहता है ना, तो इसका पता लगाना सच में बहुत कठिन है। इसलिए अगर आपको अपनी जान बचाने होना तो ज्यादा बाहर मत निकालिए और ना ही इस बारे में पता लगाने की कोशिश कीजिए। खतरा है आपकी जान को। इतना बोलने के बाद हमारा ने बिना किसी चीज की परवाह किए बिना कि उसके ऐसे चले जाने से आरुष गुस्सा भी हो सकता है, वह मुड़ी और वहां से चली गई, क्योंकि अब उसे परवाह नहीं थी कि आरुष उसके साथ आगे क्या करेगा। आरुष को भी ऐसा नहीं लगा था कि अमायरा ऐसा कुछ बोलेगी भी, इसलिए उसे उम्मीद नहीं थी कि अमायरा उससे तिरस्कार पूर्ण ढंग से बात करेगी या पलटवार करेगी। अमायरा को जाते हुए देखकर और उसके मन में कई सारी बातें ही चल रही थी। क्या सच में डॉक्टर्स के ट्रीटमेंट में ही कोई गड़बड़ी है जिससे मेरे पैर ठीक नहीं हो रहे? आरुष अभी अपनी सोच में गुम था कि तभी एक गार्ड भी आ गया, जिस राजकुमार का ध्यान टूटा। गार्ड ने भी सिर झुकाए हुए बोलना शुरू किया, मास्टर वो हमलावर भाग गया है, हमें पता नहीं लग पाया है कि वो कहाँ गए। उसकी बात सुन के राजकुमार ने गुस्से से वो खंजर उस गार्ड के आगे फेंका और बोले, अंडस को जाओ और जाके पता करो कि ऐसे खंजर आज भी राजस्थान में कहाँ बनते हैं। सारी डिटेल्स का पता लगाओ और हाँ, जाकर रघु को ढूंढो और उसे वह मेरे पास आने को कहो। बोलकर आरुष ने अपनी आंखें बंद करके व्हीलचेयर से अपना सिर टिका लिया। वह खंजर जिसे आरुष ने दीवार से निकाला था, वो काफी अलग मॉडल का दिख रहा था। उसकी बनावट काफी सादी और सरल थी, जिसे देखकर लग रहा था कि उसे किसी बड़ी जगह से नहीं बल्कि किसी छोटे मोटे लोहार से लिया गया है, या ये कहे कि पर्सनली बनवाया गया है। ऐसा होता भी क्यों न, दीवार में खंजर लगना थोड़ी अजीब बात भी थी। अब उस गार्ड से वह बुलेट भी दिखाई जो हमले के वक्त उन हमलावरों ने इस्तेमाल की थी। बेशक ये काम राकेश का ही था, जिसने इससे पहले भी एक बार उन पर हमला कर है, लेकिन वह लोग उसका पता लगाने की कोशिश नहीं की। वैसे भी वह हमले के बाद पता नहीं कहाँ छुप जाता था, या ये कहना ठीक होगा कि छुपा दिया जाता था।
राकेश अपने काम के लिए बहुत ही ईमानदार था। वह बंदा एक बार जो काम अपने हाथ में नहीं लेता था तो फिर उसे पूरा किए बिना नहीं छोड़ता था। फिर भले ही काम कराने वाला पीछे हट सकता था और अपने कामों में वापस ले ली था, लेकिन राकेश वह अपने काम से पीछे नहीं हटा था। यही कारण था कि वह एक बार फिर आरुष पर हमला कर चुका है। इस वक्त तक रघु भी आ चुका था, जो चिंता भरी नजरों से आरुष को ही देख रहा था। वह सोच रहा था कि ये राकेश वही है जिसने उसके मास्टर की शादी की रात भी हमला करवाया था और जाते जाते 3 सबसे खतरनाक बुलेट उन पर चलाई थी। उसका निशान आरुष तो नहीं बन पाया, लेकिन अमायरा जरूर बनी थी, जो बार बार बची थी। उसके रात तो ऐसे इंसान का निशाना बना बेहद खतरनाक साबित हुआ है। आरुष ने अपनी टेबल को थपथपाते हुए व्यंग्य से कहा, अंडरस्को राकेश, उसकी औकात नहीं मेरे सामने मुझसे लड़ने की। वह सिर्फ भगोड़ा हत्यारा है, फिर चाहे कितना ही काबिल शार्प शूटर हो, मगर वह हर बार भगत ही है और मुझसे छिपता ही रहता है। इसलिए उसकी औकात नहीं कि मैं खुद उसे लड़ूं। रघु जहर जहर को काटता है ना, इसलिए अब और नहीं, मतलब जाकर उसी की तरह एक और शॉप शूटर ढूंढो जो उसे लड़ सके और उसे मरवा दो। जो भी ऐसा करेगा मैं उसे 20 लाख रुपए का इनाम दूंगा, क्योंकि मेरे पास उसके साथ हाइड एंड सीक खेलने का टाइम बिल्कुल भी नहीं है। आरुष का मानना था, जैसा दुश्मन वैसी चला। जैसे कि राकेश एक शॉप शूटर था, तो उसके दिमाग को सिर्फ एक दूसरे शॉप शूटर ही समझ सकता था और उसके साथ खेल सकता था। इसलिए आरुष ने इस मामले को खुद से हैंडल करने की बजाय पैसे से हैंडल करने का सोचा, क्योंकि अभी भी उनके पास काफी मैटर्स थे सॉल्व करने को। आरुष की बात को सुनने के बाद रघु ने अपना सिर हिलाया और कहा, ठीक है मास्टर, अब जैसा बोल रहे बिल्कुल वैसा ही होगा। मैं समझ चुका हूँ, अब आगे मुझे क्या करना है। बोलकर वो जैसे ही जाने के लिए मुड़ा तो आरुष ने उससे फिर से उसे रोक लिया। रुको रघु। रघु अंडस को भौहें सिकुड़ते हुए, मास्टर कुछ जरूरी काम। आरुष बोला, अंडस को तुम जाकर डॉक्टर गुलाटी से कह दो कि मेरे पैरों का इलाज करने के लिए 10 दिन का इंतजार करें। साथ ही उनसे ये भी कहना कि वह उन सभी दवाइयां की लिस्ट बनाकर मुझे दे जिनका उसे वह मेरे पैर के इलाज के लिए करने वाला है। कहते हुए अचानक से उन्हें अमायरा की बातें याद आ रही थी, किस तरह से उसने उन्हें सावधान रहने को कहा था। इसलिए आरुष ने ये सब करने के लिए कहा। राघव ने सर हिलाते हुए कहा, अंडरस्को मास्टर, कोई प्रॉब्लम है क्या? उसके ऐसा पूछने पर आरुष ने कुछ कहा नहीं तो वह भी सोच में पड़ गया, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि प्रॉब्लम क्या हुई है। इसलिए उसने शर्मिंदा होते हुए एक बार फिर से कहा, मास्टर, क्या हमारे ऐसा करने से उन्हें बुरा नहीं लगेगा? और हमें ऐसा करने से अगर उन्होंने ट्रीटमेंट के लिए मना कर दिया तो? उसने अपने मन में सोचा कि अंडरस्को, अब तक डॉक्टर गुलाटी को खुश करने के लिए और मास्टर के पैरों का इलाज करने के लिए हमने क्या क्या नहीं किया था, और अब ऐसा करने से डॉक्टर गुलाटी को तो यही लगेगा ना कि अब उन पर राजकुमार को भरोसा नहीं है। जाहिर सी बात है कि यह बातें उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी। रघु के जवाब में आरुष ने कहा, अंडरस्को तो ठीक है ना, कह दो गुलाटी से कि राजकुमारी को मेडिसिन की नॉलेज है, इसलिए वह जानना चाहती है कि ऐसी कौन सी दवा है जो मेरे पैरों को ठीक कर सकती है, और मैं उसे खुश करने के लिए कुछ भी करूंगा। इसलिए अपनी पत्नी को खुश करने के लिए मैं दवाइयां की लिस्ट को मांग रहा हूँ। इतना बोलकर आरुष ने अपनी बात खत्म किया और हमारे को अपने दल की तरह इस्तेमाल करने में बिल्कुल संकोच नहीं किया। इससे पता था कि आरुष कितना शातिर इंसान हो सकता है। आयुष की बात सुनकर रघुवर ने शॉक्ड होते हुए कहा, मास्टर, जॉब कह रहे हैं, कैसे करना ठीक रहेगा? क्या आपका कारण उचित है? हम कोई और भी रीजन भी तो दे सकते हैं। इस पर आरुष ने कोल्डनेस के साथ भाव ही नजर से रघु की आंखों में देखते हुए कहा, क्यों क्यों ये कारण सही नहीं है? आखिर पत्नी है वह मेरी और मैं उसे पसंद करता हूँ, इसलिए मैं उसकी खुशी के लिए कुछ भी करूंगा। इधर आरुषि कमरे से निकलने के बाद हमारा बेहद गुस्से में थी। उसने पास ही पड़ा की फ्लावर पॉट गुस्से से जमीन पर फेंक दिया और जोर से चिल्लाई, अधिकारी साधने की प्रॉब्लम क्या है मेरी इतना कुछ करने के बाद भी कि मुझे नाखुशी है? हाँ है, वह काफी काबिले तारीफ, हैंडसम, स्मार्ट और बेहद अलग भी पल के चिपकती ही उसने पुलिस स्टेशन पर कंट्रोल कर लिया। मुकेश का मतलब ये तो नहीं कि वह मेरी इंसल्ट करेगी। आखिर पत्नी हूँ मैं उसकी, भले भी मुझे पसंद ना करता हो तो क्या थोड़ी तो रिस्पेक्ट दे सकता है मुझे, है ना? लेकिन नहीं, जब भी हम मिले इस आदमी को मुझे ढंग से तो बात करनी ही नहीं होती है, या तो मुझे धमकी देगा, क्या तुम मेरे इंसल्ट करेगी? इसलिए मैं भी कोई देवता नहीं हूँ कि वह जो भी करें और मैं चाहती जाऊंगी। इसलिए आज मेरा भी दिमाग खराब हो गया और मैंने वह सब कह दिया। हमारे भैया सब बोले थे, लेकिन
बनी मारो वह डर भी रही थी और यह सब बोलकर वह खुद को मनाने क्यों शांत करने की कोशिश कर रही थी। उसे नहीं पता था कि वह गलत है या सही। इतनी बेइज्जती के बाद तो कोई भी हो वह खुद पर और अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाता। कुछ इतना इस बारे में सोच रही थी, उसे उतना ही गुस्सा आ रहा था और वह कंप्लेंट्स भी किया जा रही थी। उसे देखकर आज ऐसा लग रहा था कि आरुष के प्रति उसके मन में जो डर था वह काफी हद तक काम हो चुका है। मास्टर गुलाब बढ़ता दिल गुलाब, हैप्पी स्माइलिंग फेस रीडिंग गुलाब बढ़ता दिल गुलाब। रघु के जवाब में आरुष ने कहा अंडरस्को हाँ तो ठीक है ना, कह दो डॉक्टर गुलाटी से कि राजकुमारी को मेडिसिन की नॉलेज है, इसलिए वह जानना चाहती है कि ऐसी कौन सी दवा है जो मेरे पैरों को ठीक कर सकते हैं, और मैं उसे खुश करने के लिए कुछ भी करूंगा। यही कारण है कि मैं अपनी पत्नी को खुश करने के लिए दवाइयों की लिस्ट को मांग रहा हूँ। कहते हुए आरुष ने अपनी बात खत्म की। उसने अमायरा को अपने ढाल की तरह इस्तेमाल करने में बिल्कुल संकोच नहीं किया। इससे पता चलता था कि आरुष कितना शातिर इंसान हो सकता है। आरुष की बात सुनकर रघु बेहद ने शॉक्ड होते हुए कहा अंडरस्को मास्टर जो आप कह रहे हैं क्या ऐसा करना ठीक रहेगा? क्या आपका कारण उचित है? हम कोई और भी रीजन भी तो दे सकते हैं ना, डॉक्टर गुलाटी को अन मेडिसिन की लिस्ट के लिए। इस पर आरुष ने कोल्डनेस के साथ एक्सप्रेशनलेस नजर से रघु की आंखों में देखते हुए कहा अंडरस्को क्यों ये रीजन सही नहीं है? इसमें गलत ही के है? आखिर पत्नी है वह मेरी और मैं उसे पसंद करता हूँ, इसलिए मैं उसकी खुशी के लिए कुछ भी करूंगा। कहकर आरुष ने अपनी बात खत्म की और रघु की ओर से मुड़ गया वापस से अपने स्टडी टेबल की तरफ। इधर आरुष के कमरे से निकलने के बाद हमारा बेहद गुस्से में थी। उसने पास ही पड़ा कि फ्लावर पॉट गुस्से से जमीन पर फेंक दिया और जोर से चिल्लाए आखिर इस सिरफिरे आदमी को मुझसे प्रॉब्लम क्या है? मेरी इतना कुछ करने के बाद भी ये अभी भी मुझसे ना खुश ही है। हाँ, है वह काफी काबिले तारीफ, हैंडसम, स्मार्ट और बेहद अलग भी। तभी पल झपकते ही उसने हमले के दौरान पूरी सिचुएशन पर कंट्रोल कर लिया। मगर इसका मतलब ये तो नहीं कि वह मेरी इंसल्ट करेगा। आखिर पत्नी हूं मैं उसकी, भले भी मुझे पसंद ना करता हो तो क्या थोड़ी तो रिस्पेक्ट दे सकता है वो मुझे, है ना? लेकिन नहीं, रिस्पेक्ट तो छोड़ो, जब भी हम मिलते हैं इस आदमी को मुझसे ढंग बात तक करनी नहीं होती है। या तो मुझे धमकी देगा या फिर इंसल्ट करेगा हर बार। क्या वो मेरी इस तरह इंसल्ट करेगा और मैं चुप रहूंगी? क्यों क्यों करूं मैं ऐसा? मैं कोई देवता नहीं हूं कि वह जो भी करे और बोले मैं सब कुछ बस शांति से सुनती जाऊंगी। इसलिए आज मेरा भी दिमाग खराब हो गया और मैंने वह सब कह दिया। अमायरा ने भले ही ये शब्द बोले थे, लेकिन मन ही मन वह डर भी रही थी और यह सब बोलकर वह खुद को मनाने और शांत करने की कोशिश कर रही थी। उसे नहीं पता था कि वह गलत है या सही, मगर इतनी बेइज्जती के बाद तो कोई भी हो वह खुद पर और अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाता। वो जितना इस बारे में सोच रही थी, उसे उतना ही गुस्सा आ रहा था और वह इतने सर से कंप्लेंट्स भी किया जा रही थी। उसे देखकर आज ऐसा लग रहा था कि आरुष के प्रति उसके मन में जो डर था वह काफी हद तक काम हो चुका है। कुछ देर बाद अब तक अमायरा अपने साइड वाले महल के हिस्से के हॉल में पहुंच चुकी थी। उसकी आंखें अभी भी गुस्से से लाल थी। वो काफी गुस्से में लग रही थी, जिसे देखकर इरा उसके ओर दौड़ी और अमायरा के पास पहुंची। फिर काफी चिंतित होते हुए बोली अंडरस्को मैडम क्या हुआ आपको? आप इतने गुस्से में क्यों हैं? क्या गड़बड़ है आपके साथ? इसके बाद ईरा अपने ही अंजे लगाने लगी और बोली अंडरस्को लगता है मास्टर और मैडम के बीच में झगड़ा हो गया है ना यंग मैडम? इस पर अमायरा ने मुंह बनाते हुए कहा अंडरस्को ऐसा कुछ नहीं है ईरा, मुझे बस भूख लगी है तो मेरे लिए खाना लेकर दो। महल से आते वक्त भी मैंने कुछ नहीं कहा था और तुम्हें तो पता ही है शाम होने को है। एक तो वैसे ही पूरे दिन से मैं भूखी घूम रही हूँ, ऊपर से यहाँ आते ही मुझे उस आरुष ने बुला लिया और उस जल्लाद के पास गई तो वहाँ हमले हो गए। इसलिए मुझे खाना दो ताकि मेरा दिमाग शांत हो सके जी। एक बार जी भर के खाने के बाद मेरा दिमाग ठिकाने पर आ जाएगा और आज का दिन जो इतना बुरा बीता है वह थोड़ा तो अच्छा हो सकेगा खाने के बाद। अमायरा की बात सुनते ही टीना और मीरा ने जल्दी से कहा अंडरस्को मैडम आप बस थोड़ा सा इंतजार करिए, हम जल्दी आपके लिए खाना लेकर आते हैं। कहकर बोल फटाफट वहां से भाग गए क्योंकि उन्हें डर था कि अमायरा भूख के कारण उन लोगों पर गुस्सा ना करें और कुछ ऐसा वैसा ना करें। ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्होंने अपनी यंग मैडम का गुस्सा देखा था। उस दिन महल के गेट पर जो कुछ हुआ था उन्होंने सब देखा था। उन्हें पता था उनकी मैडम काफी काइंड और बहुत अच्छी है, मगर गुस्सा लगने और मूड खराब होने पर वो कुछ भी कर सकती हैं। इसलिए वो लोग जल्द से जल्द मायरा के लिए अच्छा सा खाना बनाकर तैयार करके उसे खिला देना चाहते थे। टीना और मीना अभी हाल से कुछ दूर ही पहुंचे ही थे कि उन्होंने देख कि काका काफी जल्दबाजी में आते हुए देखे। काका ने वहां आकर सबसे पहले हमारे को ग्रेड किया, उसके बाद उन्होंने बोलना शुरू किया अंडरस्को मैडम जैसे कि आप जानती हैं आज की हमले में काफी सारे गार्ड गंभीर घायल हुए हैं और उन्हें फौरन ट्रीटमेंट की जरूरत है। डॉक्टर शाह अकेले सबका इलाज नहीं कर सकते, इसलिए मास्टर चाहते हैं कि आप उनकी मदद करें और गार्डों का इलाज करें।
कहते हुए काका ने भी अपनी बात खत्म की। हल्की ठंड का सीजन था लेकिन काका के का माथा पसीने से भीग चुका था। ये सुनकर हमारा और भी भड़क और गुस्से से बोली, अंडस को क्या मतलब? वह उदयपुर के राजकुमार आरुष सिंह राजावत चाहते हैं कि मैं अमायरा उनके घायल गर्ल्स का इलाज करो? वह घटिया इंसान ऐसा सोच भी कैसे सकता है कि मैं उसकी मदद करूंगी और उसकी सारी बातें मानूंगी? उसे क्या लगता है कि उसने मुझे बेकार और फालतू औरत कहकर दांतों और इंसल्ट करने के बाद मैं उसकी बात मानूंगी? एक तो उसने मुझे बेकार कहा, उसके बाद वह मुझे अपनी हवेली के डॉक्टर के रूप में इस्तेमाल करना चाहता है। जो आदमी इतना बेशर्म कैसे हो सकता है? वहां सब खड़े सभी लोग हमारा के पास उनके झटका लगा था कि उनकी मैडम अपने हस्बैंड अपने यानी उनके मास्टर कैसे कैसे बोल सकती है। काका ने सिचुएशन हैंडल करने के लिए ऑकवर्डनेस से हल्का खाने का नाटक किया और ऐसे शो किया कि उन्होंने कुछ सुना ही नहीं है। हालांकि हमारे इन लोगों से तो नाराज नहीं थी, इसलिए उसने एक गहरी सांस ली और बिना मन के ही सही लेकिन अपने गुस्से को दबा लिया और बोली, कितने कार्ड है जिनका मुझे इलाज करना होगा और डॉक्टर शाह को मेरी मदद चाहिए? आमरन ऐसा इसलिए पूछा था ताकि वह खुद को मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर कर सके ट्रीटमेंट के लिए उन गार्ड्स के और साथ ही जरूरी मेडिकल किट को भी तैयार कर सके। हमारा की बात सुनते ही काका उसे बड़े ही शांति के साथ सारे रिपोर्ट देने लगे। मैडम, वह 3 लोग हैं जिनके इलाज में डॉक्टर शाह को आपकी सख्त जरूरत है, जिनमें से एक को जंग में गोली लगी है और बाकी 2 को सीने पर बड़ा सा कट लगा हुआ है। बोलने के बाद काका ने सोचा कि मैडम से बात करना काफी आसान है। कब की बात सुनने के बाद हमारा ने अपने ठंडा चेहरे के साथ कहा, अब से ही मेरा इंतजार कीजिए, मैं कपड़े बदल कर जल्दी से जलती हूँ। फिर वह घूमी और बाथरूम की ओर चली गई। मेरा उसकी मदद करने के लिए जाना चाहती थी लेकिन हमारा नहीं साफ इनकार कर दिया। अमायरा को शायरी कभी गुस्सा आता था, यहाँ तक कि जब रागिनी ने उसके साथ उल्टी सीधी चली थी तभी उसने सभी चीजों को मुस्कुराते हुए हैंडल किया था और अच्छे से सबका जवाब दिया था। हालांकि गुस्सा बहुत थोड़ी बहुत होती थी लेकिन वह कुछ ऐसा नहीं करती थी जिससे उसके आसपास के लोगों को डर हो जाए, जिससे कि तोड़फोड़ करना या है सब पर डांटना चलाना, ऐसा कुछ नहीं करती थी वह कभी भी। हमारा के जाने के बाद काका ने मीरा को अपने करीब बुलाया और उसे पूछने लगे, यंग मैडम को क्या हुआ है? वह इतना गुस्सा क्यों है? कहीं महल में जो कुछ हुआ उसे सब चीजों के कारण तो गुस्सा तो नहीं है? CH90 मास्टर के कारण मैडम का मूड खराब। गुलाब बढ़ता दिल गुलाब, हैप्पी स्माइलिंग फेस रीडिंग गुलाब बढ़ता दिल गुलाब। ये सुनकर अमायरा और भी भड़क गई और गुस्से से बोली, अंडस को क्या मतलब? वह उदयपुर के राजकुमार आरुष सिंह राजावत चाहते हैं कि मैं अमायरा उनके घायल गार्ड्स का इलाज करूं। वह घटिया इंसान ऐसा सोच भी कैसे सकता है कि मैं उसकी मदद करूंगी और उसकी सारी बातें भी मानूंगी? उसे क्या लगता है? उसने मुझे बेकार और फालतू औरत कहकर डांटा और इंसल्ट की, इसके बावजूद मैं उसकी बात मानूंगी? एक तो उसने मुझे बेकार कहा, उसके बाद वह मुझे अपनी हवेली के डॉक्टर के रूप में इस्तेमाल करना चाहता है। कोई आदमी इतना बेशर्म कैसे हो सकता है? भगवान! वहां खड़े सभी लोग अमायरा की बात के बाद उन्हें झटका लगा था। उनकी मैडम अपने हस्बैंड यानी उनके मास्टर और यह राजकुमार को ऐसे कैसे बोल सकती हैं? काका ने सिचुएशन हैंडल करने के लिए ऑकवर्डनेस से हल्का खांसने का नाटक किया और ऐसे शो किया कि उन्होंने कुछ सुना ही नहीं है। हालांकि अमायरा इन लोगों से तो नाराज नहीं थी, इसलिए उसने एक गहरी सांस ली और बिना मन के ही सही लेकिन अपने गुस्से को दबा लिया और बोली, कितने गार्ड है जिनका मुझे इलाज करना होगा और डॉक्टर शाह को मेरी मदद चाहिए होगी? अमायरा ऐसा इसलिए पूछ रही था ताकि वह खुद को मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर कर सके ट्रीटमेंट के लिए उन गार्ड्स के और साथ ही सबसे जरूरी बात मेडिकल किट को भी तैयार कर सके। अमायरा की बात सुनते ही काका उसे बड़े ही शांति के साथ सारे रिपोर्ट देने लगे। मैडम, वह 3 लोग हैं जिनके इलाज में डॉक्टर शाह को आपकी सख्त जरूरत है, जिनमें से एक को जांघ में गोली लगी है और बाकी 2 को सीने पर बड़ा सा कट लगा हुआ है। इतना बोलने के बाद काका ने सोचा कि मैडम से बात करना काफी आसान है, इतना गुस्से के भी सब शांति से सुन रही है। काका की बात सुनने के बाद मायरा ने अपने ठंडा चेहरे के साथ कहा, अंडस को आप सब लोग मेरा यही इंतजार कीजिए, मैं कपड़े बदल कर जल्दी से जलती हूँ। फिर वह घूमी और अपने रूम की ओर चली गई। मीरा अमायरा की मदद करने के लिए जाना चाहती थी लेकिन अमायरा ने ही साफ इनकार कर दिया था। किसी की भी मदद लेने से अमायरा को शायद ही कभी गुस्सा आता था, यहाँ तक कि जब रागिनी ने उसके साथ उल्टी सीधी चालें चली थी तब भी उसने उन सभी चीजों को मुस्कुराते हुए हैंडल किया था और अच्छे से सबका जवाब दिया था। हालांकि उसे भी काफी ज्यादा गुस्सा आता था लेकिन वह कुछ ऐसा नहीं करती थी जिससे उसके आसपास के लोगों को डर हो जाए, जिससे कि तोड़फोड़ करना या सब पर डांटना चलाना, ऐसा कुछ नहीं करती थी वह कभी भी। अमायरा के जाने के बाद काका ने मीरा को अपने करीब बुलाया और उसे पूछने लगे, अंडस को यंग मैडम को क्या हुआ है? वह इतना गुस्सा क्यों है? कहीं महल में जो कुछ हुआ उसे सब चीजों के कारण तो गुस्सा तो नहीं है?
काका की बात पर मीरा ने अपना सरना में हिलाते हुए कहा, अंडस्को नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं महल में मैडम के साथ ही थी। पर काका, मैंने देखा कि भले ही उनके साथ कितना भी गलत करें और चीज कितने भी कठिन बनाएं और डराए धमकाएं, मगर मैं इतना जरूर समझ गई हूँ कि उन्हें धमकाना और परेशान करना इतना भी आसान नहीं है। हाँ, लेकिन जब हम महल में वापस आए तो मास्टर का फोन आया था मैडम के पास, और उन्होंने उन्हें अपने पास बुलाया था। जब से मैडम मास्टर से मिलकर आई है, तब से उनका मूड ऐसा है, उनकी आंखें ऐसे लाल है जैसे वह अभी के अभी रो देंगे। इसलिए हमें लगा कि उन्हें मास्टर ने ही कुछ कहा है और गुस्सा दिलाया है। इतना कहने के बाद वह चुप हो गई। बेशक उसमें आगे कुछ भी कहने की हिम्मत अब नहीं थी। उसकी बात सुनकर काका ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, अंडस्को, अच्छा, तो ये बात है, इसका मतलब हमारे मास्टर है, वो कारण है इन सब का। मगर वह ऐसे दिखा रहे थे कि जैसे उन्हें कुछ पता ही ना हो। काका इस मामले में कुछ करना तो चाहते थे, मगर नहीं कर सकते थे, क्योंकि वह थे तो एक नौकर ही। उन्हें अपने मालिक के बारे में कुछ भी करने का कोई अधिकार नहीं था। वह असहाय होकर बस अपना सिर हिला रहे थे, मानो उनके पास अब कोई रास्ता ही ना बचा हो, और वह अपने मालिक की दिमाग में क्या चल रहा है वह उसे समझ नहीं पा रहा था, की तरह जा रहे हो। इधर अमायरा भी अपने रूम में जाकर सबसे पहले फ्रेश हो गए और कपड़े चेंज करके आई। फिर उसने ट्रीटमेंट के लिए मेडिकल सिस्टम से कुछ चीजें लेने लगी, जैसे डिसइंफेक्टेंट सोल्यूशन बॉटल, सर्जिकल मटेरियल, एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन और अन्य सामान उसने लिया। वैसे तो अमायरा चाहती तो ड्रेसिंग किट भी मेडिकल सिस्टम से ले सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने ऐसा किया इसका मतलब यह नहीं था कि वह कंजूस थी, बस वह किसी भी चीज को वेस्ट नहीं करना चाहती थी। आखिरकार मेडिकल सिस्टम में कोई भी चीज रिसाइकिल्ड या मैन्युफैक्चर्ड नहीं थी, इसलिए अच्छा होता कि वह सभी चीजों को बिना वेस्ट किया बचाकर यूज करें। जरूरी चीज अपने मेडिकल किट में रखने के बाद अपने रूम में जाकर उसने चेंज किया। अब वो ढीली ढाली कुर्ती और लेगिंग पहन कर आ गई। साथ ही उसने अपनी सारी ज्वेलरी भी उतार दी थी। हाथों में भी उसने सिवाय 2-4 चूड़ियों के सभी चूड़ियां और कंगन भी उतार दिए। कानों में भी बड़े बड़े इयररिंग्स की जगह हल्के छोटे टॉप्स पहन लिए। गले में हैवी नेकलेस और मंगलसूत्र के बजाय पतला सा चेन जैसा मंगलसूत्र पहन लिया, और बालों का एक ढीला सा बन बना लिया। ऐसा करने के बाद मायरा को रियलिटी में काफी लाइट फील हो रहा था। रुको सभी लोग, कहीं जाओ मत, ये तक स्टोरी सुन लिए हो तो एक प्यारा सा कमेंट कर दो और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आप लोग आगे की स्टोरी नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।